पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण हैं। पहला है कि बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभवित परिणव संचालन, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग समय पर होना, और तीसरा है चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार। तो कूट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा सही है। पहला है कि 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों जो कथन हैं वो पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण हैं। दूरबीनों के अवलोकन से पता चलता है कि ग्रही पिंड यानी सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह और तारों को चाहे जिस भी कोण से देखा जाए तो उनकी आकृति वृत्ताकार ही दिखती है, वे बिल्कुल गोलाकार होते हैं। पृथ्वी इसका एकमात्र अपवाद नहीं हो सकती। 1519 से लेकर 1522 तक, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन और उनके चालक दलों के द्वारा विश्व की पहली समुद्री यात्रा ने इस शंका से परे यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोलाकार है। स्थल या समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण करने वाले किसी भी यात्री का ऐसी किसी अप्रत्याशित सीमा से सामना नहीं हुआ कि जिससे आगे जाने पर वह गिर जाएगा। इसलिए जो है पहला कथन जो है सही है। समुद्र में जहाज के तल यानी डेक से अथवा भूमि पर किसी क्षितिज से दूर या भृगु से क्षितिज को देखने पर सदैव प्रत्येक स्थान पर इसकी आकृति वृत्ताकार दिखती है, और यह वृत्ताकार क्षितिज एल्टीट्यूड में वृद्धि यानी तुंगता में वृद्धि के साथ विस्तृत होता जाता है, और इसे केवल गोलाकार खगोलीय पिंड पर ही देखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और पूर्वी स्थलों पर पश्चिम की तुलना में सूर्य पहले दिखाई देता है। यदि पृथ्वी समतल होती तो सारी पृथ्वी में एक ही समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त होता, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पड़ने वाली छाया सदैव वृत्ताकार होती है, और यह एक वृत्ताकार के चाप की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है कि केवल किसी गोलाकार पिंड से ही इस प्रकार की वृत्ताकार छाया पड़ सकती है। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। तो इस पर सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि तारे के जीवन चक्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है कि रेड जायंट चरण किसी तारे के जीवन की सबसे युवा अवस्था को दर्शाता है। हमारा सूर्य तथा इसके समान आकार एवं द्रव्यमान के अन्य तारे मृत होने पर न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएंगे। और तीसरा है चंद्रशेखर सीमा का वह अधिकतम द्रव्यमान है जिसे एक स्थिर श्वेत वामन तारा न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित होने से पूर्व प्राप्त कर सकता है। तो इनमें से कितने कथन जो हैं सही है? केवल 1, केवल 2, तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। पहला कथन जो है सही है, क्योंकि ब्रह्मांड में अधिकांश तारे मुख्य अनुक्रम तारे हैं। यह नाभिकीय संलयन के माध्यम से अपने क्रोड में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। निहारिका में तारे अपना जीवन धूल और गैस के बादलों के रूप में प्रारंभ करते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं, और इन निहारिकाओं में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा उपस्थित होती है। गुरुत्वाकर्षण बल निहारिका के भीतर के क्षेत्रों को संग्रहित करके प्रोटोस्टार यानी प्रोटोतारा का निर्माण करते हैं। प्रोटोतारा या प्रोटोस्टार जो है गुरुत्व के कारण संकुचित होने पर गर्म होता है और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए
इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। इसी बिंदु पर प्रोटोस्टार या प्रोटोतारा एक मुख्य तारा बन जाता है। मुख्य अनुक्रम या मुख्य तारे के चरण में किसी भी तारे का जीवन चक्र का सबसे लंबा चरण होता है। इस चरण के दौरान तारा स्थिर होता है और इसकी क्रोड में नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न बाहरी दबाव के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का आंतरिक खिंचाव होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि हमारा सूर्य जो है अभी इसी चरण में है। अगर रेड जायंट तारे की बात करें तो इसका विकास अंतिम चरण में एक मृत तारे के रूप में होता है। लगभग 5 अरब वर्षों में हमारा सूर्य भी एक रेड जायंट में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया में यह विस्तार करेगा कि पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों में को स्वयं में समाहित कर लेगा, और एक बार जब यह मुख्य अनुक्रम तारा अपने मूल हाइड्रोजन ईंधन का पूर्ण उपयोग कर लेता है तो विकसित होना प्रारंभ करता है। हमारे सूर्य जैसे तारों के लिए इस विकास में एक विशालकाय रेड जायंट में परिवर्तन होना शामिल है। अधिक विशाल तारों को यह प्रक्रिया जो है वो सुपर जायंट में परिवर्तन होने की ओर ले जाती है। इस चरण के दौरान तारे की बाहरी परतें विस्तृत होती हैं, जबकि क्रोड जो है वो सिकुड़ती है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगर दूसरे कथन की बात करें कि श्वेत वामन तारा, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल, कम से मध्यम द्रव्यमान वाले तारे अपनी बाहरी परतों को त्यागने के बाद मतलब शेष जो क्रोड होता है वो श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है, और श्वेत वामन जो है एक सघन पिंड होता है। ठीक है, एक सघन पिंड होता है जिसका आकार लगभग पृथ्वी के समान और द्रव्यमान के एक तारे के बराबर होता है। उच्च द्रव्यमान वाले तारे के मामले में क्रोड पर्याप्त रूप से विशाल है, तो वह अपने द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन तारे में या ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है। सूर्य सिकुड़कर एक तारे का मृत तारा बन जाएगा, जिसे श्वेत वामन या न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन कहा जाता है, लेकिन उसे न्यूट्रॉन तारा नहीं कहते हैं, जो पृथ्वी से केवल थोड़ा ही बड़ा होता है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इसका केवल जो है वो तीसरा कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भूकंप विज्ञान के संदर्भ में अर्थक्वेक स्वार्म्स का तात्पर्य क्या है? ठीक है, पहला है कि किसी निर्दिष्ट स्थान पर समयावधि के दौरान कम तीव्रता वाले भूकंपों की श्रृंखला। दूसरा है संस्पर्शी क्षेत्रों में एक ही समय में आने वाले उच्च तीव्रता के भूकंपों की श्रृंखला। तीसरा है खदान ढहने के कारण उत्पन्न कम तीव्रता वाले भूकंप। और डी ऑप्शन है दो प्लेटों के मध्य रूपांतरित भ्रंश में उत्पन्न कम तीव्रता वाले भूकंप। तो इसमें कौन सा जो है अर्थक्वेक स्वार्म्स को दर्शाता है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि अर्थक्वेक स्वार्म जो है वह भूकंपों की एक श्रृंखला, ठीक है, एक समयावधि के दौरान कम तीव्रता वाले भूकंपों की श्रृंखला से संबंधित है, जो एक स्थानीय क्षेत्र में दिनों, सप्ताह और महीनों तक की समयावधि में घटित होते हैं। किंतु अर्थक्वेक स्वार्म जो है वो प्रायद्वीप तक ही सीमित नहीं होते हैं। 2016 में हिमाचल प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में 58 भूकंपों की श्रृंखला दर्ज की गई थी। पृथ्वी की कमजोर भूपर्पटी इस हिमालयी स्वार्म के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, और कमजोर भूपर्पटी वहां की होती है जहां पर विवर्तनिक ऊर्जा को संरक्षित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि न्यूट्रॉन तारा, तो इसमें एक चीज आती है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताना भूल गए, तो चंद्रशेखर सीमा समझ लेते हैं क्या है। चंद्रशेखर सीमा वह अधिकतम द्रव्यमान है जिसे एक स्थिर और श्वेत वामन तारा न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त करता है। और चंद्रशेखर सीमा जो है सूर्य के द्रव्यमान का
लगभग जो है 1.4 गुना होती है। यदि एक श्वेत वामन इस सीमा से अधिक द्रव्यमान प्राप्त करता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वयं को ध्वस्त होने से नहीं बचा सकता, जिसे सुपरनोवा या न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के गठन जैसी विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कशेरुकी प्रजातियों को विकास के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मछली, सरीसृप, उभयचर और स्तनधारी। कूट के आधार पर चयनित करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4 या 2 1 4 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4। सबसे पहले मछली, फिर उसके बाद उभयचर, फिर उसके बाद सरीसृप और फिर उसके बाद स्तनधारी। आरंभिक कशेरुकी की बात करें तो इसमें 500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व बिना जबड़े वाली मछलियां थी जो हैंग फिश के समान होती थी। लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व पहली हड्डियों से युक्त मछली का उद्भव हुआ और एक हड्डियों से युक्त ढांचे द्वारा ही एक बड़े शरीर को सहारा दिया जा सकता था। हड्डियों से युक्त आरंभिक मछलियों का विकास आधुनिक रेफिंड और लोबफिंड मछली के रूप में हो गया था। पहला उभयचर जो था वो लगभग 365 मिलियन वर्ष पूर्व लोबफिंड मछली के पूर्वजों से विकसित हुए थे। वह भूमि पर रहने वाले पहले कशेरुकी जीव थे, किंतु उन्हें प्रजनन के लिए वापस जल में जाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें जल निकायों के निकट ही रहना पड़ता था। प्रथम सरीसृप कम से कम 300 मिलियन वर्ष पूर्व उभयचर के पूर्वजों से विकसित हुए थे। ये एमनियोटिक अंडे देते थे और आंतरिक निषेचन करते थे। ये पहले कशेरुकी थे जिन्हें प्रजनन करने के लिए जल में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वह लगभग कहीं भी निवास कर सकते थे। स्तनधारी और पक्षी दोनों सरीसृप जैसे पूर्वजों से विकसित हुए। पहले स्तनधारी का विकास जो है वो लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व और सबसे आरंभिक पक्षी का उद्भव जो है वो 150 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। जब तक स्तनधारियों और पक्षियों का विकास नहीं हुआ तब तक सभी कशेरुक बाहोस्मी हुआ करते थे। बाहोस्मी का अर्थ है कि व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से शरीर के तापमान को बाहर से नियंत्रित करना। अगर उदाहरण के लिए समझें तो एक वाहस्मी जीव जो है वो गर्म धूप वाले दिन में स्वयं को ठंडा रखने के लिए किसी चट्टान के नीचे छाया में रह सकता है। लगभग सभी जीवित मछलियां उभयचर सरीसृप वाहोस्मी होती हैं। इनके उपापचय की दर और गतिविधियों का मुख्य स्तर जो है मुख्य रूप से बाह्य तापमान पर निर्भर करता है। वह केवल अपनी गतिविधियों को माध्यम से ही अपने तापमान में थोड़ी वृद्धि या कमी कर सकते हैं। स्तनधारी जीव और पक्षी दोनों आंतरोष्मी जीव के रूप में विकसित हुए। आंतरोष्मी का अर्थ है कि शारीरिक परिवर्तन के माध्यम से शरीर के तापमान को भीतर से नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए ठंडे दिन में एक आंतरोष्मी जीव अपनी उपापचय की दर को अधिक बढ़ाकर अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार वह गर्म दिन में वह अपने शरीर की सतह पर रक्त के प्रवाह को अधिक बढ़ाकर ऊष्मा त्याग सकता था और शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए कोशिकाएं हर समय उच्चतम दक्षता से कार्य कर पाते हैं। इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तकी सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस के द्वारा 1961 में दिया गया था और प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों परपटी से मिलकर बनी होती हैं। भूप्रपटी के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल की गति के कारण प्लेटों में संचलन हो रहा है या होता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन जो है वो गलत है। कथन एक इसलिए सही नहीं है कि प्लेट विवर्त की सिद्धांत जो है, प्लेट विवर्त के सिद्धांत जो है वो 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। हैरी हेस को सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन इसलिए सही है कि इस सिद्धांत के अनुसार विवर्तकी प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, ठोस चट्टान का एक विशाल और अनियमित आकार का एक खंड है। यह प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रॉपर्टी से मिलकर बनी है। इसे महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट के रूप में जाना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन प्लेट बड़े भाग पर विस्तृत है। तीसरा कथन इसलिए सही है कि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल यानी मेंटल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है और दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल की धीमी गति प्लेट के संचलन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, सौर तूफान यानी सोलर स्टॉर्म के संदर्भ में विचार कीजिए। सौर तूफान स्लोवर फ्लेयर्स के नाम से ज्ञात सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों के कारण उत्पन्न होते हैं और सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकते हैं। सौर तूफानों की तीव्रता गतिविधियों के चक्रों से गुजरती है और ये चक्र लगभग 6 साल तक चलते हैं। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर 1 और 2? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 2। अभी हाल ही में पृथ्वी पर G5 स्तर के सौर तूफान का अनुभव किया गया। यह पिछले 2 दशकों में आया सबसे खतरनाक सौर तूफान था। यह पिछले 500 वर्षों में सबसे अधिक प्रकाशवान ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा बैसिलस में से एक की झलक को देखने को मिली थी। सूर्य के विस्फोट के रूप में उत्सर्जित होने वाले आवेशित कणों के ऊर्जावान विशाल प्रवाह को सौर तूफान कहते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो सोलर फ्लेयर्स, इनकी उत्पत्ति जो है वो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन के समय होती है। इसके चलते आवेशित कण अत्यधिक तीव्र गति से अंतरिक्ष में बढ़ने लगते हैं। इसीलिए पहला कथन जो है सही है। सौर तूफान की तीव्रता और प्रचंडता के आधार पर जीवन से लेकर G5 तक वर्गीकृत किया जाता है। उच्च गति वाली सौर पवनों से भूचुंबकीय तूफान या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं और यह सूर्य के सोलर मैक्सिमम नामक चरम सीमा अवस्था में प्रवेश करने का परिणाम होते हैं। सोलर फ्लेयर से सूर्य से निकलने वाले विकिरण का एक तीव्र विस्फोट होता है, जबकि कोरोनल मास इंजेक्शन सौर कलंक के पास से सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल बादल हैं। ये उत्सर्जित कण प्रति घंटे 10 लाख मील से अधिक गति से अंतरिक्ष में बढ़ सकते हैं। ये कण पृथ्वी के निकट पहुंचकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही है। सूर्य पर निरंतर गतिविधियों का एक चक्र चलता है, जिसमें सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों की एक तीव्रता का एक निश्चित अवधि के लिए कम और अधिक होती है। ये चक्र लगभग 11 वर्ष तक चलता है। इन चक्रों की चरम अवधि को सोलर मैक्सिमम कहते हैं। इस अवधि के दौरान सौर तूफान अधिक आते हैं और सन स्पॉट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन केवल सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।